हाँ जी, जय हिंद एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। जय हिंद एवरीवन। मेरी वॉइस वीडियो क्लियर करेक्ट? एक बार प्लीज कंफर्म कर दो इसमें वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। मेरी आवाज क्लियर है बेटा? प्लीज कंफर्म कर दो इसमें वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। ओके, वॉइस वीडियो क्लियर करेक्ट? कंफर्म कर दो एक बार। जय हिंद, जय हिंद, ग्रेट, बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय हिंद। ओके, ऋतिक, संदीप साहब, नीरज गोयल साहब, जय हिंद। ओके, प्रिंस तिवारी, भानु प्रताप सिंह, जय हिंद। अभय, जय हिंद। आयुष, जय हिंद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता की जय बोल दो यार एक बार। जय हिंद, जय हिंद। वॉइस वीडियो क्लियर है? मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? मैं दिखाई दे रहा हूं, मैं सुनाई दे रहा हूं? भारत माता की जय तो बोलो। जय हिंद बोल रहे हो, भारत माता की जय भी बोल दो। ओके, हाँ जी, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ओके, चलिए, वॉइस वीडियो क्लियर है हमारी? हमारी आवाज आपको आ रही है, मतलब मेरी वॉइस आ रही है सभी को क्लियरली? ग्रेट, बहुत बढ़िया, ऑल गुड। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, चलो, ग्रेट, बहुत बढ़िया। वॉइस एंड वीडियो दोनों चीजें क्लियर है अगर, तो सेशन की हम शुरुआत करते हैं। करें सेशन की शुरुआत? जय हिंद बेटा। हिस्ट्री करेंगे ना? हिस्ट्री नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी वापस। हिस्ट्री क्यों नहीं होगी यार? हिस्ट्री होगी तुम्हारी, इतिहास पढ़ना जरूरी है। चलिए, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। आज तो बड़े खुश लग रहे हो तुम लोग, चेहरे पे बड़ी बड़ी स्माइल्स दिख रही है मुझे तुम्हारे चेहरों पे। अच्छा, सैटरडे, दैट्स वाई खुश हो गया? सैटरडे की खुशी, ऐसा कुछ है क्या? सैटरडे, कल संडे, स्कूल नहीं जाना है, ऐसा कुछ खुशी उशी इसलिए है क्या? कम्मा गणी, हाँ जी, खुशी इसलिए है क्या? नहीं नहीं, अच्छा, उसके लिए नहीं है। ओके। ओके, सैटरडे की खुशी। सैटरडे, संडे रेस्ट। संडे क्या होता है? संडे रेस्ट डे नहीं, संडे रिवीजन डे अपना। संडे रिवीजन डे, संडे अपना घूमने फिरने का दिन है। सुबह रिवीजन करो, उसके बाद निकल जाओ घूमने के लिए। अकेले निकल जाओ, बढ़िया, आसपास जहां भी थोड़ा सा खुला माहौल है, जंगल वंगल है, घूमने जाओ दोस्तों के साथ। बढ़िया, थोड़ा सा खाना वाना पैक करके ले जाओ। इन द सेंस पैक करके ले जाओ ना, मतलब रॉ मटेरियल ले जाओ। एक दोस्त को बोलो कि तू आटा लेके जाओ, एक को बोल तू सब्जी लेके आ, और 5-6 दोस्त मिलके जाओ, दूर जाओ, बढ़िया खाना वाना बनाओ। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है लाइफ के अंदर। कम्युनिकेशन स्किल, प्लानिंग करोगे वहां पे, अच्छा लकड़ी ढूंढना है, ये करना है, वो करना है, हर चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है कि नहीं? तो याद रखना, संडे वनडे को घर में नहीं बैठे रहना। अपने को घर में बैठ के पढ़ रहे हैं सर 2-4 घंटे, ठीक है, वो 2-3 घंटे सुबह पढ़ लिया, ठीक है, बाद में घर में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, डोंट डू दैट थिंग। बाहर निकलो थोड़ा सा, ठीक है? कल का टास्क डन कर लिया? देखो, कल का जो टास्क है मैंने दिया था, जिनको नहीं पता, आई हैव स्टार्टेड अ सीरीज ऑन दी टेलीग्राम, ये टेलीग्राम चैनल, इस पे मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है फॉर डेवलपमेंट ऑफ योर ओन पर्सनालिटी, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल के बारे में हम बात करेंगे, कैसे डेवलप करें, हाउ योर माइंडसेट शुड बी डेवलप। उसको डेवलप करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। उसके अलावा तुम्हारे जो ब्रॉड माइंडसेट के साथ तुम्हारी पर्सनालिटी है, आई विल ट्राई कि इसमें मैं डेवलप करवाऊं। तो डेली बेसिस पे कुछ टास्क दे रहा हूं मैं। शुरुआत के 3 दिन का टास्क मैंने आपको दिया था। क्या टास्क दिया था? याद है उस टास्क का नाम? क्या भूल गए? व्हाट वाज द नेम ऑफ द टास्क? टास्क का नाम किसको याद है? भूल गए भाई? टास्क का नाम भूल गए क्या? है ना? हाँ जी, टास्क ये था कि आप डेली किसी न्यूज को पढ़ेंगे, विच इज रियली इंपॉर्टेंट। न्यूज पढ़ने के बाद आई वांट यू ऑल कि आप उसके ऊपर 3 प्रॉन्स लिखो और 3 कॉन्स लिखो, कि 3 उसकी अच्छी बात है, 3 बुरी बात है, और लास्ट में आप सब उसकी एक समरी बनाएंगे। ओके, राइट डाउन अ समरी। समरी बनाने के बाद, दिस इज टास्क ऑफ ऑल ऑफ यू, तुम सबका टास्क है। समरी बनाने के बाद सुनना, समरी बनाने के बाद करना क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। समरी बनाने के बाद जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, याद रखना, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम गांव से हो, शहर से हो, तुम कहीं से भी हो, इट डजेंट मैटर। तुम्हारे पास फोन है, यस यू ऑल हैव फोन। समरी बनाने के बाद आप उस समरी का, सुनिएगा ध्यान से, उस समरी का वीडियो बनाओगे। जस्ट मेक ए वीडियो ऑफ दैट समरी। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? फोन रखो सामने, कैमरा कहीं भी ऐसा दूर रखो कि मुझे तुम्हारा एटलीस्ट इतना बॉडी लैंग्वेज दिख सके। उसके बाद कैमरे की आंखों में आंखें डाल के 1 शॉट के अंदर, आई डोंट नीड कि तुम 2, 3, 4, 5 शॉट्स लो, 1 शॉट के अंदर जो तुमको तुम्हारे दिमाग के अंदर आ रहा है उसके ऊपर समरी बनाओ। फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी इंग्लिश कैसी, अच्छी है, बुरी, मुझे लिटरली कोई इससे मतलब नहीं। आई जस्ट वांट कि तुम कैमरास को फेस करना सीखो। आई जस्ट वांट कि तुम बोलना सीखो। आई बात समझ में? क्लियर है? समरी सबको बनानी है बेटा, क्योंकि देखो क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन अगर मैं करवाऊंगा तो उस ग्रुप में 60,000 बच्चे, 60,000 बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट आई वांट कि तुमको अपने आप को इंप्रूव करने के लिए अपने आप से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जस्ट मेक दैट वीडियोस मुझे शेयर करना, डिस्कशन ग्रुप में ओपन कर दूंगा। मुझे हर बच्चे का वीडियो चाहिए, ठीक है? समरी बनाओ, जो तुमको लगता है कि मनरेगा के अंदर ये चीज सही है, इसके अंदर गलत है, नाम चेंज करना था, नहीं करना था, इस चीज पे करना ही है तुमको। अपने आप को इंप्रूव करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। अगले 6 महीने जब तक तुम मेरे साथ हो, तब तक मुझे तुम्हारे अंदर एक बहुत मेजर चेंज चाहिए। एनी हाउ, आई वॉन्ट तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो जाए, आई वॉन्ट तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो जाए, आई वॉन्ट कि जो तुम छोटी छोटी गलतियां लाइफ के अंदर करते हो तुम निकाल दो, आई वॉन्ट इमोशनल स्टेबल तुम्हारे अंदर वो चीज आना शुरू हो जाए, और ये मैं करके रहूंगा।
आई विल डू दैट, बिकॉज जरूरी है, मैं जानता हूं जितना भी मेरा बच्चा है मेरे को चाहिए कि स्क्रीन इन सारे चाहिए, मेरे को रिटर्न मेरे को सारे का क्लियर चाहिए, स्क्रीन इन मेरे को सारे चाहिए, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मस्ती के टाइम पे खूब मस्ती करेंगे अपन, लाइक दिस संडे। क्या बोला मैंने? संडे एंजॉय करो, ये भी पार्ट है तुम्हारी ट्रेनिंग का। बाहर निकलो, घूमो, फिजिकल वर्कआउट करो, थोड़ा सा दोस्तों से बातचीत करो, कम्युनिकेशन बढ़ाओ। पर हफ्ते के जो 6 दिन है उसके अंदर अपने डिसिप्लिन वे के अंदर चीजें फॉलो करेंगे। करना है तो अपने को करना है, ठीक है। लाइफ एक ही मिलने वाली जिंदगी के अंदर, लाइफ में अगर ये अचीव नहीं किया तो फिर रिग्रेट नहीं करते रहना कि एटलीस्ट मैं अचीव कर सकता था पर मैंने कमी कर दी। अपना 100% बन देंगे, अपने माइंडसेट को डेवलप करना तुम्हारे हाथ में, जितना मुझसे हो सकेगा यहां रह के आई विल डू दैट थिंग। बट जो चीजें बता रहा हूं जस्ट ट्राई टू डू इट वंस, करने की कोशिश करो बच्चा, इंपॉर्टेंट। और मेरे को वीडियो सबका चाहिए, ठीक है। और याद रखना, वीडियो में पहले दिन हो सकता है कि तुम्हारा कम्युनिकेशन सही ना हो, किसी का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। 2 ग्रुप है अपने, एक डिस्कशन वाला ग्रुप अलग है और एक ग्रुप ऐसा है जिसपे वो मैसेज केवल मेरे को ही दिखता है, पता है कि नहीं। एक ग्रुप मेरा अलग है डिस्कशन का, उसमें वो मैसेज केवल मेरे को दिखेगा, सबको नहीं दिखेगा। जिसको लगता है कि सर मैं केवल आपको भेजना चाहता हूं उसके ऊपर भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे केवल तुमसे मतलब है, इंप्रूव करना है तुमको बस अपने अंदर, ये चीज याद रखो। अपन वैसे ऑर्डिनरी नहीं रह सकते। चलो स्टार्ट करें बच्चा, चलो स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले आज तो तुम्हारा टेस्ट है, पता है कि तो नहीं बताया तो बता दूं, तुम्हारा टेस्ट होने वाला है। टेस्ट क्यों होने वाला है? बिकॉज याद है ना, मैंने कहा था कि हर चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद मैं उसका टेस्ट लेता हूं, याद आ गया? हाँ जी, तो टेस्ट आपका होने वाला है। अब एक सवाल का जवाब दो सबसे पहले, उसके बाद अपन चैप्टर के बारे में बात करना शुरू करते हैं। सवाल ये कि अपने संविधान सभा के बारे में बात करी, हाँ संविधान सभा के बारे में बात करी। बहुत बेसिक सवाल पूछ रहा हूं, संविधान सभा के अंदर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? जल्दी बताना बच्चा। सवाल समझ में आ गया बेटा? संविधान सभा के अंदर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे? संविधान सभा में हमने देखा कि 10 लाख पे एक सीट का प्रावधान यहां पर है, 10 लाख पे एक सीट, मतलब 1 मिलियन पे एक सीट यहां पर थी। संविधान सभा के अंदर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने? टोटल कितने मेंबर्स है संविधान सभा के अंदर? दैट आई वांट कि आप सब इसके बारे में बात करें। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स संविधान सभा के अंदर कितने? बताओ बच्चा। कोई दिक्कत नहीं, अपन मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया हो जाएगा। हाँ जी, कितने मेंबर्स है संविधान सभा के अंदर? बिल्कुल सही बात है। देखो संविधान सभा के बारे में बात करें, फिर टॉक अबाउट द मेंबर्स, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? हाँ जी बिल्कुल सही बात है, 389। नोट करना, 389 थे बेटा, याद आ गया? हाँ जी, जिसमें से 296 अपने किसके थे? प्रोविंसेस के, और 93 प्रिंसली स्टेट्स के थे, याद आ गया? चलिए ठीक है, इसके बारे में हमने बात करी थी। अब अपनी कहानी को अपन थोड़ी सी आगे ले जाते हैं। और देखो आज की क्लास से ना सवाल आने के चांसेस काफी ज्यादा है। कहां गया भाई ऑप्शन नंबर? ओके भाई ये कहां गया? ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। कितने? 99.58, बहुत बढ़िया। आज टेस्ट है तुम्हारा, तो देखो आज थोड़ा अपन स्लाइड्स पढ़ेंगे कुछ, और उसके बाद अपन सवाल पूछूंगा मैं तुमसे, तो पूरा सारी चीजें रिवाइज भी तुमसे हो जाएगी। चलिए, कल हमने देखा कि संविधान सभा बनके तैयार होगी, संविधान सभा की पहली मीटिंग हो जाती है। पहले मीटिंग में किसको प्रेसिडेंट बनाया जाता है? हमने ऑलरेडी बात करी उनके बारे में। एक मिनट यार, बार बार लेस खुल जाती है, अरे एक मिनट देना। चलो, संविधान सभा के अंदर हमने देखा कि साहब जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ही वॉज दी टेम्पररी प्रेसिडेंट, मतलब परमानेंट नहीं थे साहब, ये टेम्पररी प्रेसिडेंट यहां पर थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी यहां पर थे। अब क्या होता है, संविधान सभा की दूसरी मीटिंग होती है। देखो पहली मीटिंग कब हो रही? पहली मीटिंग हो रही 9 तारीख को, दूसरी मीटिंग होती है 11 तारीख को। नोट करना, काफी इंपॉर्टेंट दिन है। 11 क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इस दिन क्या किया जाता है, इस दिन संविधान सभा के अंदर दूसरी मीटिंग में, जो कि 11 दिसंबर 1946 को होती है, इस दिन तय किया गया कि संविधान सभा के अंदर एक परमानेंट प्रेसिडेंट अपन चुनेंगे। सिन्हा साहब तो टेम्पररी है ना, ये परमानेंट थोड़ी ना है। अब बोला कि परमानेंट प्रेसिडेंट अपने को चुनना पड़ेगा संविधान सभा के लिए, तो क्या किया जाता है? इलेक्शंस करवाए जाते हैं। इलेक्शंस कैसे होंगे कि मान लो संविधान सभा के मेंबर्स हैं, इनमें से 2 मेंबर खड़े हो जाएंगे कि एक तरफ ये एक तरफ ये। अब मान लो संविधान सभा में 100 मेंबर्स है टोटल। अब 100 में से 60 ने बोला कि साहब हम चाहते कि प्रेसिडेंट बने, मतलब इनको वोट दे दिया। 40 ने इनको वोट दिया, तो सीधी बात है 60 वाला प्रेसिडेंट यहां पे बन जाएगा। लॉजिक की बात है ना, जिसको ज्यादा वोट मिले वो प्रेसिडेंट यहां पर बन जाएगा। पर इतनी बढ़िया बात हुई, आप सुनिएगा ध्यान से, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो भारत के पहले राष्ट्रपति, उनकी लोग इतनी इज्जत करते हैं कि जब वो चुनाव में खड़े हुए ना प्रेसिडेंट के, कि साहब मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं संविधान सभा का, उनके अगेंस्ट कोई खड़ा ही नहीं हुआ। ध्यान से मेरी बात सुनना, कोई खड़ा ही नहीं हुआ, इलेक्शन हुआ ही नहीं कोई खड़ा इनके अगेंस्ट। तो याद रखना, सर्वसम्मति से, सारे लोगों की सहमति से, जितने भी लोग संविधान सभा के अंदर थे, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सर्वसम्मति से संविधान सभा का परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया। नोट करिएगा, परमानेंट का मतलब क्या होता है बेटा? टेम्पररी नहीं है।
इज परमानेंट, मतलब साहब अब आप ही प्रेसिडेंट हो संविधान सभा के। तो याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वॉज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कितनी बढ़िया बात है ना, कोई खड़ा नहीं हो रहा है। लोग इतनी रिस्पेक्ट करते हैं इनकी, यार देखो इतने महान व्यक्ति और ये डिजर्व करते हैं, तो कोई रीजन नहीं कि इनके खिलाफ खड़े होने का। और इसी दिन याद रखना, 2 वाइस प्रेसिडेंट भी चुन लिए जाते हैं, ये नोट करना बेटा। संविधान सभा के अंदर 2 वाइस प्रेसिडेंट भी चुन लिए जाते हैं। आई बात समझ में? 2 वाइस प्रेसिडेंट भी चुन लिए जाते हैं संविधान सभा के अंदर। वाइस प्रेसिडेंट कौन चुने? एक है आपसे हरेन कुमार मुखर्जी, एस सी मुखर्जी, इनका नाम याद रखना, और एक चुने गए वीटी कृष्णामाचारी जी। तो ये चीज याद रखना, सवाल इनके नाम से भी नहीं आता, सवाल ही आता है कई बार कि संविधान सभा में कितने वाइस प्रेसिडेंट थे, तो कितने थे साहब? 2 थे। अब अपन ने 2 मीटिंग्स के बारे में बात कर ली, और दोनों मीटिंग्स का मेजर एसेंस अपन देखते हैं। पहली मीटिंग कब हो रही है? फर्स्ट मीटिंग हुई साहब 9 दिसंबर को 46 में। इस मीटिंग का एसेंस क्या निकला? इस मीटिंग में सबसे पहला एसेंस ये निकला कि साहब संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग है। पहली पॉइंट ये था कि इट इज द फर्स्ट मीटिंग है संविधान सभा की। दूसरी बात, ये मीटिंग हो कहां पर रही है बेटा? याद रखना, दिल्ली में हो रही है, दिल्ली के अंदर मीटिंग होती है। तीसरी बात, हमने यहां पर देखा कि यहां पर जो डॉक्टर सचिरन सिन्हा जी को, एस सिन्हा, सचिरन सिन्हा, एस सिन्हा को मैं बोल देता हूं, इनको यहां पर टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि जो संविधान सभा की दूसरी मीटिंग है, दूसरी मीटिंग कब हो रही है? अभी हम लोगों ने देखा कि फिर उसके बाद दूसरी मीटिंग होती है यहां पर 11 दिसंबर को। ठीक है, 11 दिसंबर को संविधान सभा की दूसरी मीटिंग होती है। अब दूसरी मीटिंग में जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि साहब सबसे इंपॉर्टेंट ये था इस मीटिंग के अंदर कि यहां पर परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया गया। किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। आप सब जानते हैं ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डीआर कर दिया मैंने, समझ जाइएगा, शॉर्ट में लिख रहा हूं। और यहीं पर हम देखते हैं कि संविधान सभा के अंदर हमने 2 वीपी भी चुने। वीपी मतलब क्या होता है? 2 वाइस प्रेसिडेंट भी संविधान सभा के अंदर चुन लिए गए। अब आती है संविधान सभा की तीसरी मीटिंग, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग। ध्यान से मेरी बात सुनना, तीसरी मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट है संविधान सभा की। क्यों है आप आगे देखेंगे। संविधान सभा की तीसरी मीटिंग होती है 13 तारीख को, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी मीटिंग हो रही। देखो संविधान सभा की तीसरी मीटिंग है। अब इस तीसरी मीटिंग में उस समय के एक बहुत बड़े नेता, उस समय बहुत बड़े नेता थे, मतलब याद रखना इनका पद लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस सवाल, ये जो स्लाइड है ना, इससे एनडी ने 4 बार सवाल पूछे। नहीं यकीन हो तो एक बार पीवाईक्यू देख लेना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड, 3 स्टार बना रहा हूं इस पे, क्यों? समझ में आ जाएगा, बिकॉज अगर पीवाईक्यू देखेंगे तो स्लाइड का इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा। संविधान सभा की तीसरी मीटिंग है साहब। संविधान सभा कैसी? देखो ये अपनी संविधान सभा है ना, ये मान के चलो ये अपनी संविधान सभा है, ठीक है। अब इसमें संविधान सभा में बहुत सारे मेंबर्स, और इनका काम क्या है? देश का संविधान बनाना। अब तीसरी मीटिंग जो 13 दिसंबर को होती है, 13 दिसंबर को ये मीटिंग होती है। इस मीटिंग में भारत के एक बहुत बड़े नेता, कौन है बहुत बड़े नेता? हम बात कर रहे हैं यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के। उस टाइम के बहुत बड़े नेता है भाई, लोग बड़ा सम्मान करते हैं इनका, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ये संविधान सभा के सामने एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं, एक ड्राफ्ट या डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं। इस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि संविधान सभा का, हमारा जो संविधान हम बनाने वाले, सीधी सी बात है ना, संविधान सभा का काम क्या? संविधान बनाना। तो ये पूछते हैं कि संविधान तो बना रहे, पर संविधान का बेस क्या होने वाला है? मतलब संविधान में हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे? संविधान हमारा किन किन प्रिंसिपल्स पे टिका होगा? संविधान की आइडियोलॉजी क्या होगी? मतलब संविधान में हम जस्टिस के बारे में बात करेंगे, संविधान में लोगों के फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे, संविधान के अंदर हम न्याय के बारे में बात करेंगे। ये है कि नहीं? हमारा संविधान का बेस क्या होना चाहिए? इसको लेकर एक डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि हमारे संविधान का बेस ये होगा, हमारा संविधान इन इन प्रिंसिपल्स पे टिका होगा, हमारा संविधान इन इन आइडियाज पे टिका होगा। ये सारी चीजें के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी संविधान सभा के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट था ना, इस डॉक्यूमेंट का नाम इस डॉक्यूमेंट का नाम है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये नोट करिएगा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? ये कुछ भी नहीं है बेटा, ये संविधान का विजन है कि हमारा संविधान हम बनाने जा रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, है ना। तो हम देखते हैं, इसे मान लो अपन बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। अच्छा लैग हो गया, 1 मिनट देना, 1 मिनट लैग हो गया। बेटा अभी क्लियर हुआ? अभी क्लियर हो गया?
हाँ बेटा अभी क्लियर है, अभी प्लीज कंफर्म कर दो, नाउ इट्स क्लियर, अभी क्लियर हो गया आपकी क्या, मैं मुझे कमेंट दिख नहीं रहा बच्चा, तो मुझे क्लियर हो नहीं रहा है, तो मुझे 1 मिनट दे दो ना, 1 मिनट के बाद अपन स्टार्ट करते हैं जब स्क्रीन मेरे सामने आ जाएगी। हाँ बेटा अभी मेरी वॉइस आई थिंक क्लियर हो गई है, बिकॉज मुझे पता लगा कि ऐप खुल नहीं रहा है, तो मैं कमेंट्स तो देख नहीं पाऊंगा आपके, तो मुझे माफ करना है बेटा, कमेंट्स का टेक्निकल इश्यूज है, पर मेरे को पता लगा कि वॉइस मेरी आ रही है क्लियरली, चीजें क्लियर हो गई, तो अपन शुरू करते हैं। शुरुआत से बता दूं क्या पढ़ा था अपन ने, अपन पढ़ रहे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में। देखो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज है कि संविधान सभा की तीसरी मीटिंग यहां पर होती है। तीसरी मीटिंग के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो संविधान सभा के अंदर उस टाइम पर बहुत बड़े नेता थे, वो क्या करते हैं, वो संविधान सभा के सामने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं, और डॉक्यूमेंट के अंदर क्या लिखा था कि हमारे संविधान का बेस क्या होना चाहिए, हमारा जो संविधान है वो किन किन प्रिंसिपल्स पे टिका होगा, संविधान के अंदर क्या क्या आइडियाज होंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो अपन जैसे मालूम है मैं अपना एक घर बना रहा हूं, मैं अपना घर बना रहा हूं। अब घर जब मैं बना रहा हूं अपना, तो घर बनाते समय आप देखेंगे कि मैं डिसाइड करूंगा कि मैं बिल्डिंग में मटेरियल कौन सा डालूंगा, मैं सीमेंट कौन सी यूज करने वाला हूं, मैं सरिये कौन सी यूज करने वाला हूं, मैं कौन सी चीज कौन सी यूज करने वाला हूं, ये पहले से मैं डिसाइड कर लूंगा। यही चीज यहां पर भी मान के चलिएगा, यही चीज एक्जैक्टली यहां पे मान के चलिएगा कि देखो संविधान जब हमारा बनाने जा रहे हैं, जब संविधान हमारा बन रहा है, तो संविधान के अंदर क्या क्या आइडियाज होने वाले, संविधान का बेस क्या क्या होने वाला है, यही चीज को लेकर एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जाता है संविधान सभा के अंदर, और इस डॉक्यूमेंट को इनाम रखा गया ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन। आई बात समझ में। और देख लो एक चीज याद रखना, आप सबने शायद प्रेम्बल के बारे में सुना होगा, प्रेम्बल के बारे में सुना है किसने, प्रेम्बल मतलब प्रस्तावना, अरे यार तुम जवाब कैसे दोगे, तुम्हारे कमेंट्स तो दिख नहीं रहे, प्रस्तावना के बारे में सुना है, प्रेम्बल के बारे में, प्रेम्बल भारत का संविधान की बहुत इंपॉर्टेंट है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, याद है प्रेम्बल के बारे में बात करते हैं, प्रेम्बल के बारे में सुना है, याद आ गया। तो प्रेम्बल के बारे में जब बात करते हैं ना, आपको याद होगा, तो प्रेम्बल जो है इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मॉडर्न फॉर्म है, नोट कर लीजिएगा, हमारा जो प्रेम्बल है ना, ये इसी का मॉडर्न फॉर्म है, हाँ जी इसी का मॉडर्न फॉर्म है हमारी प्रेम्बल। आई बात समझ में, हाँ जी यहां तक क्लियर हो गया। अब थोड़े से कमेंट तुम्हारे दिख रहे हैं, क्या यहां तक क्लियर हो गया? हाँ जी यहां तक क्लियर हो गया बच्चा। सही बात है, सही बात है। ओके चलिए ठीक है, चलो मेरे को देखो पता तो नहीं लग रहा, बट आई एम होपिंग कि भाई तुमको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को देखो पास संविधान सभा ने कब कब किया, 22 जनवरी 1947 को। पास करने का मतलब क्या होता है, पास करने का मतलब क्या होता है, देखो मैं पास करने का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यहां पर संविधान सभा के सामने आया है ना, ये आ गया। अब संविधान सभा के अंदर बहुत सारे लोग हैं, अब ये सारे लोग इसके ऊपर वोट करेंगे कि अच्छा इसी को अपन संविधान का बेस माने क्या, इसी को अपन संविधान को इसी बेस के ऊपर, इसी को बेस मान के संविधान को बनाना है क्या, इसलिए इसको पास करना पड़ता है। और इसको पास कब किया गया, याद रखो 1947 में पास करा। और कब किया जाता है ये याद रखना, डेट इंपॉर्टेंट है इसकी, 22 जनवरी 1947 को इसको पास किया जाता है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया? तुम्हारे कमेंट नहीं दिख रहे यार, है ना, कमेंट नहीं दिख रहे यार, क्या करूं मैं। ठीक है, थैंक यू जाट सिंह बेटा। हाँ जी यहां तक क्लियर हो गया, हाँ चलो तो चीज याद रखिएगा। हाँ बहुत सारे मेंबर्स एग्री थे, याद रखिएगा। चलिए अब इसके बाद, अब कुछ कमेंट मेरे को तुम्हारे दिखे तो है भाई। एक लास्ट कमेंट मेरे को दिख रहा है सिवनी का, ब्रिंग इनटू एक्शन। उसके ऊपर का कमेंट दिख रहा है शुभम कुमार सम्राट का, ऑल मेंबर्स एग्रीड। उसके ऊपर दिख रहा है निहिल कोरी का, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल। उसके ऊपर दिख रहा है संध्या कुमारी का बिल। तो बिल क्या होता है, बिल एक प्रपोजल होता है, बिल एक तरह का प्रपोजल है। जैसे हम ऐसा करना चाहते हैं, जैसे सरकार बिल प्रेजेंट नहीं करती, सरकार बिल प्रेजेंट करती, सरकार कैसे बिल प्रेजेंट करती है, एजुकेशन बिल। अब वो बिल लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, फिर वो बिल जाके एक्ट बन के कानून बन के देश में लागू होता है। तो बिल प्रपोजल है। जैसे तुमने अपने घर में प्रपोजल दिया, पापा मैं
घूमने जाना चाहता हूं। ये बिल है, प्रपोजल है। अब पापा ने पास कर दिया तो तुम्हारा वो बिल एक्ट बन जाएगा कि हाँ घूमने चले जाओ, तब वो चीज फाइनल होगी। पर पापा ने बोला हाँ कहीं नहीं जाना, पढ़ाई करो, तो बिल वहीं के वहीं खत्म हो गया। तो इस तरीके की चीज यहां पर बिल एक तरीके का प्रपोजल था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कि इसी को अपन संविधान का बेस मान के आगे अपन करें क्या, यही चीज यहां पर थी। आई बात समझ में, क्लियर हो गया? अब तुम्हारे कमेंट्स थोड़े बहुत दिख रहे हैं मुझे, रोशनी का दिखा है कमेंट, थोड़ा बहुत नवंश का दिख रहा है। चलो समझ में आ गया, क्लियर हो गया, चलो ठीक है, याद रखिएगा। अब इसी बीच आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी घटना हमारे देश के अंदर होती है, और आप सब जानते हैं कि यहां पर मैं बात कर रहा हूं टुकड़े की। टुकड़ा समझते हो? वो तो नाम बोलना में डिजर्व नहीं करता वो कंट्री तो। अब क्या होता है कि देखिए यहां पर देश का विभाजन होता है, देश का बंटवारा होता है। संविधान सभा अपना काम कर रही है, बट देश का विभाजन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? हम लोग पढ़ेंगे, मुस्लिम लीग ने एक एक्शन डे लिया था, डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में आप जानते नहीं जानते तो बताऊंगा मैं। कलकत्ता की सड़कों पे बिल्कुल खून फैला हुआ था, कलकत्ता, पूरा बंगाल, पूरे खून से लहूलुहान कर दिया था। अब इसी डायरेक्ट एक्शन डे के कारण क्या होता है, गांधी जी थोड़ा सा टेंशन के अंदर है, प्रेशर उनके ऊपर ज्यादा आ जाता है, और इसी प्रेशर के अंदर आने के कारण गांधी जी क्या करते हैं, फाइनली इस बात पे बिलीव करते हैं और फाइनली इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं कि ठीक है भारत का विभाजन कर दिया जाए। और विभाजन कर दिया जाता है, भारत का एक टुकड़ा बना और एक हमारा प्यारा देश भारत है। अब जब ये चीज हुई तो देखो संविधान सभा का भी डिवाइडेशन हो गया, बिकॉज संविधान सभा में बहुत सारे मेंबर मुस्लिम लीग के भी हैं, बहुत सारे मेंबर प्रिंसली स्टेट्स के भी थे। तो कई सारे प्रिंसली स्टेट्स टुकड़े के अंदर चलेगी। टुकड़ा समझ गए ना? टुकड़े के अंदर कई सारे प्रिंसली स्टेट चलेगी, कुछ प्रिंसली स्टेट्स हमारे प्यारे भारत के अंदर ही। तो संविधान सभा के अंदर याद रखना, उसके विभाजन के बाद हमारे देश में जो संविधान सभा की सीट्स थी वो कितनी हो गई? 389 से 299 रह गई। आप सब जानते हैं कि प्लान लेकर आते लॉर्ड माउंटबेटन, इसके बारे में बताऊंगा मैं, बड़ा दिमाग वाला आदमी है। और इसी के प्लान में था कि दो देश बनाए जाएंगे, एक भारत और एक टुकड़ा, और टुकड़े को बना दिया जाता है। अब सीधी बात है, जब वो देश बन गया तो उनके वहां के लोग संविधान सभा के अंदर हमारे यहां पर क्यों रहेंगे? इसलिए सवाल अगर पूछा गया कि पार्टीशन के बाद, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने मेंबर्स बचते हैं, तो याद रखिएगा 299 मेंबर्स देश के विभाजन के बाद संविधान सभा के अंदर बचते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? बहुत छोटी सी बात है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम थोड़ी सी और बात करना शुरू करते हैं। अब देखो देश का संविधान बनाना, मुझे एक बात बताओ, देश का संविधान बनाना इजी काम है क्या? क्या देश का संविधान बनाना बड़ा इजी काम है क्या? ठीक है, संविधान सभा है, देश का संविधान इजीली बना लेगी क्या? देश का संविधान बनाना इजी काम है बच्चा? प्लीज मुझे बताओ, क्या देश का संविधान? बेटा आपके कमेंट्स है ना मेरे को बहुत छोटे दिख रहे बच्चा, आप समझिए मेरी इस बात को। हाँ बेटा, पॉलिटी के नोट्स तो हिस्ट्री वाली इसके अंदर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात बताओ, देश का संविधान बनाना बच्चा इजी काम है क्या? व्हाट डू यू थिंक? संविधान सभा के लोग जो है, देश का संविधान बनाना इजी काम है क्या? तुम सोच के बताओ मेरे को एक बार कि हाँ सर बहुत इजी काम है, बहुत इजी, ऐसा कुछ है क्या कि संविधान बनाना बड़ा इजी काम था? भारत का संविधान हम बना रहे हैं, ऑफ कोर्स नॉट यार, इट्स नॉट एन इजी वर्क। बहुत इजी काम नहीं संविधान बनाना। देश का संविधान बना रहे हो, बहुत मुश्किल काम है। इसलिए संविधान सभा ने एक उपाय करा। संविधान सभा ने क्या बोला कि देखो अपन एक काम करते कि संविधान बनाना ऑलरेडी बहुत मुश्किल काम है, तो अपन बहुत सारी कमिटीज बना देते हैं, छोटी छोटी कुछ कमिटीज अपन बनाते हैं, और हर कमेटी को एक काम दे देंगे। जैसे एग्जांपल की बात करें, एक कमेटी को काम देंगे लॉ एंड ऑर्डर बनाने का, कि कानून देश में क्या लागू होंगे। एक कमेटी को काम देंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या होने चाहिए देश के। एक कमेटी को काम देंगे कि भैया देश में जो हमारी माइनॉरिटीज है उनके राइट्स देश के अंदर क्या होना चाहिए। तो संविधान सभा ने क्या करा, सुनिएगा इस बात को ध्यान से, सवाल यहां से पूछा गया है। संविधान सभा ने 8 मेजर कमिटीज और 14 माइनर कमिटीज बनाई थी। याद रखिएगा ये सवाल ये पूछा गया है, एटलीस्ट 8 मेजर कमिटीज। याद रखिएगा कि संविधान सभा ने अपने काम को डिवाइड करने के लिए, देश का संविधान बनाने के लिए 8 मेजर कमिटीज बना दी और 14 माइनर कमिटीज बनाई। अब सवाल कहां से आता है बेटा, जो 8 मेजर कमिटीज है ना, इनके चेयरमैन से सवाल आता है कई बार। इस कमेटी का चेयरमैन कौन था, इस कमेटी का चेयरमैन कौन था, बिकॉज इन कमिटीज के चेयरमैन काफी रिनोन पर्सन है, काफी बड़े बड़े लोग हैं, काफी महान लोग थे जिनका नाम काफी फेमस था। तो अपने को 14 माइनर के बारे में बात नहीं करनी, अपने को केवल इन 8 मेजर कमिटीज के बारे में बात करनी। और इन 8 मेजर कमिटीज में से भी एक कमेटी को थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। कौन सी कमेटी है वो आगे अपन बात करेंगे, पर पहले अपन इन 8 मेजर कमिटीज के बारे में बात करें। तो देखो इन 8 मेजर कमिटीज के केवल चेयरमैन के नाम याद रखना, और वो भी कौन से चेयरमैन, जो बड़े फेमस हैं, जो बड़े फेमस नहीं कि भाई साहब बड़े फेमस हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, एक कमेटी है यूनियन पावर कमेटी, इसके चेयरमैन कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, बड़े फेमस नेता है। एक और कमेटी इनकी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके चेयरमैन भी कौन है, जवाहरलाल नेहरू जी। मतलब जिस भी कमेटी के आगे यूनियन लग रहा है ना,
उसके चेयरमैन कौन बन गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। चीज याद रखना। दूसरी कमेटी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। आप सब जानते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में जानते हैं ना? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सुना है आपने? मुझे दिख नहीं रहे बेटा कमेंट आपके बहुत बड़े बड़े, इसलिए मैं शायद जवाब कम दे पा रहा हूं। आप सबने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में सुना है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। क्यों कहा जाता है उनके स्टैच्यू को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? बिकॉज उन्होंने भारत को एक किया था। भारत के जो प्रोविंसेस थे, भारत के अंदर जो प्रिंसिपल स्टेट्स थे, वो भारत के साथ जुड़ना नहीं चाह रहे थे बहुत सारे। उन सबको बनाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। क्यों बनाया था पता है? बिकॉज इनको एक कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। तो कमेटी थी आपकी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। याद रखना है, इसका काम था भारत को जोड़ने का, और इसके चेयरमैन है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। नोट करना, सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद एक कमेटी जिसके बारे में डिटेल में हम पढ़ने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी, ये आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन है हमारे बाबा साहब अंबेडकर। नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, बाबा साहब इस कमेटी के चेयरमैन थे। सवाल पूछा गया कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है, तो बाबा साहब इसके चेयरमैन थे। इसके अलावा एक कमेटी और है, ये थी आपकी एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। इस कमेटी के चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और इस कमेटी के अंदर 4 छोटी छोटी कमेटीज है। ये 5वीं कमेटी है बड़ी अपनी, पर इसके अंदर 4 छोटी छोटी कमेटीज है। कम से कम इसको याद रख लेना, ये याद मत रखो तो ठीक है। उसके बाद छठी कमेटी के बारे में बात करें मेजर में, वो थी आपकी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इस कमेटी के चेयरमैन थे। उसके बाद एक कमेटी स्टेट्स कमेटी। स्टेट्स कमेटी के चेयरमैन भी यहां पर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। जी हाँ, इस कमेटी का काम था कि राज्यों से डिस्कशन करना है, नेगोशिएशन वाली कमेटी थी। एक लास्ट कमेटी थी स्टेयरिंग कमेटी, इसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नोट कर लीजिएगा, देखो मैंने लाइन से लिख दिया है यहां पर फोटो बना के। जवाहरलाल नेहरू जी किसके चेयरमैन है? यूनियन वाली 2 होगी और एक स्टेट वाली होगी, 3 याद रखना। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी स्टेयरिंग वाली होगी और रूल्स वाली होगी। रूल्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज संविधान सभा के चेयरमैन थे साहब, रूल्स इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट वल्लभ भाई पटेल जी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी याद रखना। एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स वाली और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इसके अलावा अगर ये बड़ा बड़ा लग रहा है बच्चा, तो यहां पर भी आराम से देख लेना। मैंने इस स्लाइड के अंदर भी आराम से सारी चीजें आपको दे दी है ना, ताकि एक ही स्लाइड के अंदर तुमको सारी चीजें मिल जाए, भटकना यहां पर ना पड़े। अब मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिएगा आप। इतनी सारी कमिटीज के बारे में अपन ने बात करी है ना, 8 मेजर कमिटीज और 14 माइनर है। सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी कौन सी इसमें से कोई बताएगा मुझे? इसके बारे में आप सबने कभी ना कभी तो सुना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी इन सारी कमिटीज में से कौन सी? विच कमिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी? बेटा वो स्टीयरिंग कमेटी का एक क्वेश्चन दिखा मेरे को थोड़ा सा। सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी कौन सी है? बिल्कुल सही जवाब। अब कुछ तुम्हारे जवाब मुझे थोड़े बहुत दिख रहे हैं, तुम्हारे कमेंट्स थोड़े थोड़े दिख रहे हैं ना बेटा। देखो जितने कमेंट्स दिख रहे हैं उसके हिसाब से मैं रिप्लाई कर दूंगा। ड्राफ्टिंग कमेटी, कृष आर्या का नाम दिखा मेरे को भाई। बिल्कुल सही बात है। जितने भी कमिटीज है, 1 मिनट देना, उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है वो आपकी कौन सी है? दैट इज योर ड्राफ्टिंग कमेटी, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी इंपॉर्टेंट क्यों? और सवाल एक आता है, ड्राफ्ट करने का मतलब क्या होता है? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है बाबा साहब अंबेडकर। और बाबा साहब अंबेडकर को इसीलिए कहा जाता है ही इज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के जनक है बाबा साहब। क्यों कहा जाता है? समहाउ बिकॉज ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं तुमको समझ में आ जाएगा। बिकॉज ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी बाबा साहब को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। देखो बाबा साहब के और भी नाम है, जैसे आप देखेंगे एक नाम है बाबा साहब का मॉडर्न मनु। सुना है किस नाम के बारे में किसी ने? बाबा साहब को मॉडर्न मनु कहा जाता है, मॉडर्न मनु भी कहा जाता है बाबा साहब को। बाबा साहब को चीफ आर्किटेक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। देखो ड्राफ्टिंग कमेटी करेगी क्या, सुनिएगा। ड्राफ्ट करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को ड्राफ्ट करना, ड्राफ्ट करने का मतलब क्या होता है? ड्राफ्ट करने का मतलब होता है बच्चा अरेंज करना। अरेंज करना, फॉर एग्जाम्पल की बात करें कि मान लो मेरे को घर बनाना है, मुझे घर बनाना है, मुझे एक बिल्डिंग बनानी, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए मैं तुमको सीमेंट दे दूंगा, मैंने तुमको आयरन लोहा दे दिया, मैंने तुमको एल्यूमिनियम दे दिया, मैंने तुमको टाइल्स दे दी, मैंने तुमको सारी चीजें दे दी, सब कुछ सामान मैंने तुमको दे दिया, रॉ मटेरियल। अब इस रॉ मटेरियल को प्रॉपरली अरेंज करना और अरेंज करके बिल्डिंग बनाना। ये कौन सा रॉ मटेरियल कहां पर लगेगा, फिर सीढ़ी कहां से जाएगी, खिड़की कहां पर लगेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होता है ना, यही होता है सबसे इंपॉर्टेंट काम।
ड्राफ्ट बनाना, यस दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, प्रॉपरली अरेंज करना कि संविधान सभा ये जो संविधान बनाने की कोशिश कर रही है उसका ड्राफ्ट तैयार करना सबसे मुश्किल काम यहां पर है कि संविधान को अरेंज करना, कौन सी चीज कहां पर आप रखोगे, संविधान का बेस तैयार करना, प्रॉपरली करना कि अच्छा फंडामेंटल राइट्स यहां पर रखने पड़ेंगे, ये चीज यहां पर रखनी पड़ेगी। और यही काम ड्राफ्टिंग कमेटी का था। ड्राफ्टिंग कमेटी पता है क्या करती थी क्लियरली अगर मैं आपको बताऊं तो, आपको याद है वो जो मेजर कमिटीज से 7-8 मेजर कमिटीज नहीं याद आ गया ना, क्या होता था वो जितनी भी मेजर कमिटीज है वो सारी कमिटीज, ये जैसे मान लो कि मेजर कमिटीज है 8 मेजर कमिटीज में तो एक तो अपने ड्राफ्टिंग की होगी, तो जो बाकी कमिटीज है मेजर कमिटीज माइनर कमिटीज जितनी भी कमिटीज है ये सारी कमिटीज अपनी रिपोर्ट बना के दे रही, इसने रिपोर्ट बनाई, फंडामेंटल राइट वाली कमेटी ने रिपोर्ट बनाई, स्टीयरिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बनाई, तो सारी कमिटीज अपनी रिपोर्ट बना के देती और इन रिपोर्ट्स के बेसिस पे, इन रिपोर्ट्स को स्टडी करके इनका बेस तैयार करके इनको देख के इसमें क्या चीज अच्छी क्या चीज खराब है, इन रिपोर्ट्स के बेसिस पे ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो भारत के संविधान का एक ड्राफ्ट तैयार करे। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि साहब ये रफ डॉक्यूमेंट है कि इसको संविधान होना चाहिए, प्रपोजल ही, जैसा कि मैंने बताया था, ये काम ड्राफ्टिंग कमेटी का है, प्रॉपरली अरेंज करना और इन रिपोर्ट्स के आधार पर भारत का एक संविधान बनाना। मुश्किल काम है भाई, बहुत मुश्किल काम है और ये काम ड्राफ्टिंग कमेटी ने किया, इसलिए ड्राफ्टिंग कमेटी से एग्जाम में सवाल कई बार बहुत बार पूछे जाते हैं। तो अब थोड़ा सा ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में बात करते हैं। अब जिन बच्चों को पता है मुझे बताओ, जिनको नहीं पता मैं कोई डांटूंगा नहीं बिकॉज मैंने तो अभी तुमको बताया नहीं। मुझे एक बात बताओ, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तो बाबा साहब अम्बेडकर है और ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल कितने मेंबर्स है कोई बता सकता है? बेसिक सवाल है बच्चा, है ना, मुझे जिसको याद है वो बता देना, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं बिकॉज तुमने पढ़ा नहीं। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल मेंबर्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में बात कर रहा हूं कि ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल कितने मेंबर्स हैं, बताओ बच्चा, ध्यान से देखना, टेक योर टाइम। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं बताओ भैया। टेस्ट आज ही होगा बच्चा तुम्हारा, पॉलिटी का टेस्ट में आज ही लूंगा। देखो तुम्हारे कमेंट्स तो मेरे को बहुत छोटे दिख रहे हैं, वो बड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, बट मेरे को दिख तो रहा है कुछ बच्चे सही जवाब दे रहे हैं बच्चा, बिल्कुल सही बात। देखो ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर से टोटल, ये नोट करना बच्चा ना, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब ये एक स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी कब है, डेट याद रखना कब बनी ड्राफ्टिंग कमेटी, तो 29 अगस्त 1947, हाँ जिस दिन ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है। और ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल कितने मेंबर्स है, टोटल 7 मेंबर्स है। कितने मेंबर्स है, 7 मेंबर्स। सर मेंबर्स का नाम याद रखने का नहीं रखना, देयर इज नो नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ द मेंबर्स। कुछ मेंबर्स के नाम याद रखना चाहो तो रख लीजिएगा, बट आपको इनके चेयरमैन के नाम याद होना चाहिए जो कि बाबा साहब अंबेडकर। याद रखिएगा ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है। कौन है साहब, बाबा साहब अंबेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या है, मैंने बात करी थी ड्राफ्टिंग कमेटी क्या कर रही है कि ये जो रिपोर्ट्स बना के दे रही है, जो अदर कमिटीज, जो मेजर कमिटीज माइनर कमिटीज रिपोर्ट बना के दे रही है, उन रिपोर्ट्स के आधार पर ड्राफ्टिंग कमेटी एक रफ संविधान बना रही है। रफ मतलब एक ड्राफ्ट बना के दे रही है कि अच्छा ये संविधान होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ये ड्राफ्टिंग कमेटी है, देखना ध्यान से, ड्राफ्टिंग कमेटी है अपनी। ड्राफ्टिंग कमेटी को कई सारी जो अदर कमिटीज हैं उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट बना के दी, है ना। जैसे इस कमेटी ने ये रिपोर्ट बना के दी, इस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी, इसने एक रिपोर्ट दी, इसने एक रिपोर्ट दी, सब रिपोर्ट बना के दे रहे हैं। अब ड्राफ्टिंग कमेटी क्या कर रही है, इन रिपोर्ट्स के आधार पे भारत के संविधान के एक रफ संविधान बना के देती है। रफ ड्राफ्ट है कि साहब ये भारत का संविधान शायद हो सकता है अरेंज करके। अभी जो रफ ड्राफ्ट है इसको किसके सामने प्रेजेंट किया जाता है, संविधान सभा के सामने, ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके सामने प्रेजेंट किया जाता है। अब संविधान सभा ये जो ड्राफ्ट प्रेजेंट किया है ड्राफ्टिंग कमेटी ने, इसके ऊपर ये संविधान सभा डिस्कशन करती है। जितने भी मेंबर्स है वो इसके ऊपर बातचीत करेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं इसमें से ये चीज हटाओ, कोई बोलेंगे इसमें चीज ऐड करो, कोई बोलेगा नहीं पूरा ड्राफ्ट ही खराब है, मतलब डिस्कशन करते हैं। और डिस्कशन के बाद फिर तय करते हैं कि अच्छा इसको अपना संविधान मानना है कि नहीं मानना है। तो याद रखना ड्राफ्ट करने के बाद बार बार डिस्कशन भी किया जाता है, याद रखना बार बार डिस्कशन किया जाता है। अब बहुत डिस्कशन किया इन्होंने और 3 ड्राफ्ट प्रेजेंट करे, हाँ जी ऐसे 3 बार 3 रफ ड्राफ्ट प्रेजेंट करे। पहला फरवरी 1948 में, उसमें फिर कुछ चेंज करे। संविधान पहला ड्राफ्ट जब गया तो संविधान सभा के मेंबर्स बोले नहीं इसमें चेंज करो, इसमें बदलाव करो, इसमें पॉइंट ऐड करो, बहुत सारी बातें करी। दूसरा ड्राफ्ट गया अक्टूबर 1948 में और तीसरा गया 4 नवंबर 1948 में। और जब 4 नवंबर 1948 को ड्राफ्ट गया संविधान सभा के सामने तो संविधान सभा के मेंबर्स ने इस ड्राफ्ट को पढ़ा
और सबने बोला यार ये भारत का संविधान बन सकता है, बिकॉज ऑलरेडी भाई 2 बार चेंज करवा लिए इतने, बोला ये भारत का संविधान बन सकता है। और फाइनली याद रखना, फाइनली संविधान सभा ने, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, फाइनली संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949, ये नोट करना डेट, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अडॉप्ट कर लिया था। ये डेट याद रखना। तुम 26 जनवरी के बारे में जानते हो, पर 26 नवंबर के बारे में बहुत कम बच्चे जानते हैं। संविधान सभा ने इसको अडॉप्ट कर लिया कि हां ये भारत का संविधान होगा। संविधान सभा ने कब अडॉप्ट किया भारत के संविधान को? 26 जनवरी 1949 में। और इसको पूरे भारत में लागू कब किया है, इंप्लीमेंट कब किया कि आज से भारत का संविधान ये होगा? लागू हो चुका है पूरे भारत के अंदर। पूरे भारत में संविधान सभा ने जो संविधान लागू किया है ना बच्चा, वो लागू किया 26 जनवरी 1950 से। दोनों डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती। हां, ये संविधान को संविधान सभा अडॉप्ट कब कर रही है? 26 नवंबर को संविधान सभा संविधान को अडॉप्ट कर रही है। संविधान सभा के जो 299 मेंबर्स है उसमें से आप देखोगे कि सब 24 जनवरी को तो 284 मेंबर्स ने उस पर साइन कर दिया कि हां सब यही संविधान हमारा होने वाला है। पर संविधान को केम इनटू फोर्स, मतलब भारत में कब लागू किया जा रहा है? 26 जनवरी 1950 को। मेरा सवाल तुमसे यह है कि भाई 26 नवंबर को संविधान बन गया, बन गया, तो 2 महीने का वेट हमने क्यों करा? अरे यार इसी दिन लागू कर देते ना, पूरे देश में इसी दिन लगा देते। ये 2 महीने हम वेट क्यों कर रहे थे? हमने 2 महीने वेट क्यों किया? भाई ये वेटेड 2 मंथ्स, ये मतलब 2 महीने बहुत होते हैं यार। जब संविधान बन गया था, लोग वैसे ही परेशान हो रहे संविधान को लेकर, तो इसको लागू कर देना था इसी दिन, बन तो गया था। हमने 2 महीने वेट क्यों करें? अरे 8 मेंबर फोटो में, तो फोटो में 8 मेंबर, उसको लेकर तुम टेंशन में। अरे भाई 7 ही मेंबर है, तुम 7 दोस्त फोटो खिंचा रहे हो, एक दोस्त नहीं आ सकता क्या बीच में कि चलो मैं भी आ जाता हूं? बस वही वाला मामला है उसमें। हद करती हो, तुमको फोटो दिख रहा है वहां। हाँ जी बताइए। बताओ भैया। पूर्ण स्वराज, बिल्कुल सही जवाब है आपका। देखो जिनको नहीं पता मैं क्लियरली बताऊं हुआ क्या था। बहुत समय पहले की बात है ना, बहुत समय पहले की बात इसलिए बोल रहा हूं। क्या होता है 1929 में, ये अपन इतिहास में और डिटेल में पढ़ेंगे। 1929 की बात है। 1929 में, सुनना मेरी इस बात को, 1929 में कब की बात है? 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक बहुत बड़ी मीटिंग करते हैं। कहां पर कर रहे हैं? लाहौर में। लाहौर कहां है भाई? टुकड़े के अंदर जो लाहौर है, पहले भारत के अंदर ही था। लाहौर में रावी नदी है, उसके तट पर एक बहुत बड़ी मीटिंग करते हैं। मीटिंग चल रही, मीटिंग क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमारे देश को हमको आजाद करवाना है। अब भारत के लोगों को मोटिवेट करने के लिए क्या करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रावी नदी के तट पे जाते हैं, नदी का जो तट है वहां पे जाते हैं और वहां से रेत उठाते हैं और एक बहुत बड़ी घोषणा करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं। प्रतिज्ञा क्या लेते हैं? बोलते कि आज से हम हर साल 26 जनवरी को, मतलब अगले साल से जब भी होगा, अगले साल से हर साल 26 तारीख को, अगले साल से हर साल, सुनना क्या बोलते हैं, अगले साल से हर साल 26 तारीख को, मतलब 1929 के अंदर वो ये काम कर रहे हैं, तो बोलते हर साल से अगले साल, मतलब 1930 से, बोले अगले साल से हर साल हम 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। पूर्ण स्वराज दिवस का मतलब क्या होता है? पूर्ण स्वराज दिवस का मतलब ये होता है कि देखो हम भले आजाद नहीं हुए हैं, पर हम इसे सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाएंगे। हम आजाद नहीं हुए पर हम सब मनाएंगे कि देखो अब हमको आजाद होना है, सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाएंगे सब। और लोगों ने बोला हाँ बहुत अच्छी बात है। जैसे कहते हैं ना कि सर देखो अभी मैं फौजी बना नहीं, पर हर साल 26 जनवरी को मैं फौजी की ड्रेस पहन के ऐसा ट्रीट करूंगा कि मैं फौजी बन चुका हूं। सेम चीज यहां पर, ताकि वो हमको अपने आप से किया वादा याद रहे कि देखो फौजी बनना है मेरे को। सेम चीज यहां पर भी थी कि अपने आप से जो वादा किया कि देश को आजाद कराना है वो तुम सबको याद रहे। इसलिए क्या करना, हर साल अगले साल 26 जनवरी को अपने देश की आजादी का महोत्सव मनाना कि आज हम स्वतंत्र हो गए। अब सब लोग ये करते जा रहे हैं 1930 से 40 तक किया। अब देश आजाद कब हो गया? 15 अगस्त को। अब मोए मोए हो गया है तो आजादी 15 अगस्त को मिल गई। अब 26 जनवरी इंपॉर्टेंट है सबके लिए, बोले भैया हम तो हर साल इसको मनाते हैं, अभी दिन इतने अपने लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, अब क्या किया जाए? इसलिए हमने तय किया कि काम करते हैं कि चलो आजादी भले 15 अगस्त को मिल गई, 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू कर देते हैं ताकि इस दिन का इंपॉर्टेंस बना रहे। अब आई बात समझ में? हाँ ये रीजन यहां पर था, है ना। छोटी सी बात याद रखना, दैट वाज द रीजन कि वो इंपॉर्टेंस बना रहे देश का, इसलिए 26 तारीख को देश का संविधान हमने देश में लागू कर दिया। आगे बात समझ में क्लियर हुआ? समझ में आ गया? क्लियर हो गया बच्चा? हाँ, और एक छोटी सी बात और बता दूं बेटा मैं कि आर्टिकल्स जानते हो ना क्या होते हैं? आर्टिकल 1, आर्टिकल 2। आर्टिकल मतलब नियम होते हैं, रूल्स एंड नियम को आर्टिकल्स कहा जाता है।
बताऊंगा इसके बारे में बात करना है। तो देखो 15 आर्टिकल्स ऐसे थे, इस बात को याद रखिएगा, 15 आर्टिकल्स ऐसे थे बेटा जो कि हमने 26 नवंबर को ही देश में लागू कर दिए थे। बाकी जो बचे आर्टिकल्स थे, संविधान, बाकी पूरा संविधान 26 जनवरी को हमने लागू किया देश में, पर 15 आर्टिकल्स ऐसे थे, जैसे नागरिकता के आर्टिकल्स थे, कुछ इलेक्शंस के थे, वो हमने 26 नवंबर 1950 को ही देश में लागू कर दिए थे। ये चीज याद रखिएगा। और जब हमारा संविधान बना ना, मतलब जब संविधान देश में लागू हुआ, कब लागू हुआ संविधान? 26 जनवरी 1950। इस दिन जब देश का संविधान देश में लागू हुआ, उस दिन संविधान में 395 आर्टिकल्स थे। आर्टिकल्स क्या होते हैं बच्चे? आर्टिकल्स का मतलब होता है रूल्स। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, दैट मींस रूल 1, रूल 2, ये आर्टिकल्स होते हैं। और संविधान में उस समय पर 22 पार्ट्स थे, 22 भाग थे संविधान के, 22 पार्ट्स थे संविधान के। और संविधान के अंदर उस समय पर 8 शेड्यूल्स थे। शेड्यूल्स क्या होते हैं आगे बताऊंगा, पूरा लेक्चर है शेड्यूल्स का। 8 शेड्यूल्स थे। अब आज की तारीख में अगर मैं बात करूं ना, देखो संविधान में नई चीज ऐड कर सकते हैं, बना कर सकते हैं। आज की तारीख में संविधान में कितने पार्ट्स है पता है? आज संविधान में 25 पार्ट्स हैं। हां जी, आज संविधान में 8 नहीं, आज संविधान में 12 शेड्यूल हो चुके हैं। हां, हमारे संविधान में नई चीजें ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तुम्हारा होमवर्क ये है, मुझे बताओ आज 2025 में खत्म होने वाला है, हमारे संविधान में टोटल आर्टिकल्स कितने? ये तुम्हारा होमवर्क है। जब संविधान लागू हुआ ना, मतलब 26 जनवरी 1950, उस टाइम तो ये सारी चीजें थी। मुझे बताओ आज की तारीख में 2025 में संविधान के बारे में बता तो दिया मैंने कि 25 पार्ट है संविधान के, 12 शेड्यूल से। मुझे बताना कितने आर्टिकल्स आज संविधान के अंदर। आर्टिकल्स मतलब नियम होते हैं, रूल 1, रूल 2 है ना, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, ये सारी चीजें। तो आज बताओ, थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है? चेक करके आना। 450 बोल रहा है कोई, 448 बोल रहा है, यही पता करके आना। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? हाँ, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर ली जाए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि सर संविधान को बनने में कितना समय लगा? संविधान सभा बनी और संविधान को बनने में कितना टाइम लग गया हमको? तो याद रखना, संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है, अभी पूछूंगा टेस्ट के अंदर, एग्जैक्टली सवाल आएगा तो फिर गड़बड़ मत करना। देश के संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। कितना? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। दूसरी बात, संविधान के 11 सेशंस हुए थे। जैसे अपने लोकसभा राज्यसभा के सेशंस नहीं होते, समर सेशन तो नहीं होता, विंटर सेशन हो गया है ना, याद रखिएगा। अब बजट सेशन हो गया है ना, लगता है हाँ, मानसून सेशन हो गया। वैसे संविधान सभा के 11 सेशंस हुए थे और संविधान सभा में 15 महिलाएं भी थी। ऐसा नहीं कि सब पुरुष ही पुरुष है भाई, संविधान सभा बहुत बड़ी। संविधान सभा में 15 वुमेन्स भी हैं। हाँ जी। इसके बाद एक सवाल जो एग्जाम में कई बार पूछा गया कि संविधान सभा के लीगल एडवाइजर कौन थे? लीगल एडवाइजर का मतलब क्या होता है बच्चा? लीगल एडवाइजर का मतलब ये होता है कि जो संविधान हमारा बन रहा है वो कानून के हिसाब से सही है कि नहीं। लीगल एडवाइस करेंगे कि साहब ये चीज कानून के हिसाब से गलत है या सही है। तो संविधान सभा के लीगल एडवाइजर कौन थे? इनका नाम था BN राव साहब, बेनेगल नरसिंह राव। अब एक सवाल जो तुमको नहीं पता हो तो मैं क्लियरली बताऊं, हमारा संविधान हाथ से लिखा गया है प्रॉपरली, वो इंग्लिश में कैलीग्राफिक लैंग्वेज में। हाँ, बहुत हाथ से लिखा है भैया संविधान, इंग्लिश में कैलीग्राफिक लैंग्वेज के अंदर। तो हमारा संविधान किसने लिखा है पता है? हाथ से। लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण राजदा। याद मत रखना, पर दिमाग थोड़ा सा याद रखना कि संविधान को हाथ से लिखा है इस व्यक्ति ने। हाँ जी। उसके बाद जो HVR एंगर साहब है वो संविधान सभा के सेक्रेटरी थे। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, जिसपे स्टार बना रहा हूं वो याद रखना, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 15 वुमेन्स, ये याद रखिएगा। बेनेगल नरसिंह राव साहब, ये याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट यहां पर होता है, ठीक है। उसके बाद संविधान सभा, हमारे देश के संविधान को बनाने में 64 लाख रुपीस खर्चा हो गया संविधान सभा के। उस टाइम के लिए बहुत बड़े हैं। अभी 64 लाख देखो, अभी तो अपने लिए भी बहुत ज्यादा अमाउंट है, उस टाइम संविधान सभा के लिए भी बहुत ज्यादा अमाउंट था। इस संविधान बनाने में देश के 64 लाख रुपीस खर्चा कर दी संविधान सभा ने। और उसके बाद 22 तारीख को हमने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया संविधान सभा ने, और 24 जनवरी को नेशनल एंथम को अडॉप्ट कर लिया था संविधान सभा ने। नोट करना, ये डेट्स पूछी जाती है कि हमने किस तारीख को नेशनल फ्लैग हमारा अडॉप्ट किया, तो 22 जुलाई को हमने अडॉप्ट कर लिया था। नेशनल एंथम अडॉप्ट कब करी हमने, तो 24 जनवरी को नेशनल एंथम हमने अडॉप्ट कर ली। इसी के साथ एक लास्ट पॉइंट यहां पर और है कि यहां पर ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको याद मत रखो, एग्जाम में नहीं आता। क्यों तुमको मैं कंफ्यूज करो फालतू, अननेसेसरी कंफ्यूज हमको नहीं होना, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैं हटा दूंगा, जैसे दिस इज नॉट द इंपॉर्टेंट। कंफ्यूज नहीं होना है अपने को फालतू में, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, कंफ्यूज नहीं होना अपने को। अब जैसे बीजेपी का सिंबल है ना कमल का फूल, कांग्रेस का हाथ का पंजा, संविधान सभा का सिंबल था एलिफेंट। मेरा सवाल तुमसे कि संविधान सभा का सिंबल एलिफेंट क्यों था? हाथी किस चीज का प्रतीक है? ये याद रखना, संविधान सभा का सिंबल है भाई। हाँ जी, जैसे आपने देखा होगा कि जो 1857 की क्रांति है ना, उसका सिंबल पता है क्या था? कमल का फूल और रोटी।
हाँ ये भाई साहब ये चीजें थी। संविधान सभा का सिंबल हाथी क्यों है? एलिफेंट क्यों रखा संविधान सभा का सिंबल? कोई बता सकता है मुझे? दिमाग लगाओ अपना। वाई एलिफेंट वॉज द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? संविधान सभा का सिंबल एलिफेंट क्यों था? थोड़ा सा लॉजिक लगाओ अपना हिंदू परंपरा के हिसाब से। बिल्कुल, देखो पावर भी है और हम सब जानते हैं किसी भी शुभ काम की शुरुआत गजानन गणपति महाराज से की जाती है ना? तो गणेश जी का सिंबल हाथी भी है, शुभ काम की शुरुआत। दूसरा शांति का प्रतीक हाथी है और पावर का भी, पर शांति का प्रतीक ज्यादा हाथी को माना जाता है। दैट इज द रीजन की संविधान सभा के अंदर शुरुआत किससे करी? हमने सिंबल लिया यहां पर हाथी। क्लियर है? समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया कैरेट्स? बिल्कुल, यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, आई थिंक क्लियर हो गया है। अब समय आ चुका है उस घड़ी का जिसका मुझे नहीं पता, तुम इंतजार तो नहीं कर रहे होंगे, दैट आई न्यू, बट समय तो आ चुका है। अब तुम्हारा होने वाला है टेस्ट, ठीक है? जितना आज हमने पढ़ा, जितना हमने शुरुआत से पढ़ा है, सबका तुम्हारा टेस्ट होने वाला है। तुम्हारे फोकस का टेस्ट है, बिकॉज हमने जो आज पढ़ा वो भी सवाल मैंने ज्यादा पूछे इसके अंदर। अगर टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ तो बता दो कि हाँ साहब टेस्ट के लिए हम रेडी हैं, देन विल स्टार्ट द टेस्ट बिना किसी देरी के। हर सवाल को करने के लिए केवल 30 सेकंड्स का समय तुमको मिलने वाला है। इसमें से बहुत सारे सवाल तुम्हारे प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे एनडी एग्जामिनेशन के अंदर। इसी के साथ मैंने कई सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लिए हैं। आई बात समझ में? सवाल का लेवल इजी से मॉडरेट है, डिफिकल्ट सवाल यहां पर नहीं है, बिकॉज डिफिकल्ट सवाल पॉलिटी के अंदर नहीं आते, तो अननेसेसरी तुमको परेशान में नहीं करना चाहता। तो रेडी फॉर द क्वेश्चंस। और तुम्हारी सहूलियत के लिए मैं सवाल को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर आया हूं, जैसे कि एनडी एग्जाम के अंदर होते हैं। तो अब बहाना मत बनाना कि सर इंग्लिश में था तो समझ में नहीं आया। ठीक है, रेडी? चलिए, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। स्टार्ट करें, चलिए। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन का। डिफिकल्ट है थोड़ा सा सवाल या आसान है? आसान सवाल से स्टार्ट करते हैं। ये पहला सवाल तुम्हारा 30 सेकंड्स के लिए देखिएगा। मैं साइड में हट जाऊंगा, उसके बाद तुम सवाल देखो और सवाल को आंसर करो, और मैं फिर सवाल देखूंगा। मैं बोलूंगा नहीं, सवाल बोल दिया मैंने तो फिर तुम समझ जाओगे अच्छा सवाल में पूछा जा रहा है। तो टास्क थोड़ा सही है कि साहब तुमको करना पड़ेगा। सीधी बात है, आसान सवाल की। देखो संविधान सभा के बारे में पूछ रहे हैं कि कितने मेंबर्स पे एक सीट थी, बड़ा आसान सवाल है। तो इस सवाल का जवाब तो ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख पे एक सीट का प्रावधान था, तो ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। कितने? 87.63, बहुत बढ़िया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बात करें, ध्यान से देखिएगा। हो बढ़िया सवाल है, रिवीजन करा होगा तो समझ में आ जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन? कैबिनेट मिशन में कौन सा मेंबर नहीं था? विलियम वुड्स, पैथिक लॉरेंस, स्टफर्ड क्रिप्स या एबी अलेक्जेंडर? कैबिनेट मिशन आया था 46 के अंदर आता है, और इस मिशन में 3 लोग हैं, 3 में से एक आदमी यहां पर नहीं था। कैबिनेट मिशन में इनमें से कौन नहीं है? एक नहीं, इनमें से कैबिनेट मिशन में इनमें से एक आदमी नहीं है। कौन नहीं है? विलियम वुड्स नहीं थे, पैथिक लॉरेंस साहब नहीं थे, क्रिप्स नहीं थे साहब, या एवी अलेक्जेंडर नहीं थे। देखो हिंदी ने ट्रांसलेट कैसा किया, अलेक्जेंडर को सिकंदर बोल दिया। ओ भाई हिंदी ट्रांसलेशन देखो, सिकंदर बोल दिया उसको। चलो कोई बात नहीं। तो देखो क्रिप्स साहब नहीं थे, पैथिक लॉरेंस साहब नहीं थे, एबी अलेक्जेंडर साहब नहीं थे, विलियम वुड्स नहीं थे। तो देखो याद रखना, संविधान सभा के बारे में जब हम बात करते हैं बच्चा, तो याद रखिएगा कि विलियम वुड्स नाम का कोई आदमी कैबिनेट मिशन के अंदर नहीं था। ए इज द राइट आंसर। विलियम वुड्स नाम का कोई आदमी नहीं है। 66.31, बहुत बढ़िया बच्चे। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। ओके, सवाल बहुत आसान, बेसिक सवाल है, बहुत ही आसान है, सभी जवाब दे दोगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज एस्टेब्लिश अंडर? भारत की संविधान सभा की स्थापना किसके अंडर हुई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्रिप्स मिशन 1942,
कैबिनेट मिशन 1946 या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 कि हमारी जो संविधान सभा बनी वो किस मिशन के बाद बनी है, किस मिशन के अंडर बनी थी? बहुत आसान सवाल है, सबका जवाब मुझे चाहिए, यहां पे सबका आंसर चाहिए मुझे एग्जैक्टली सही। सीधी बात है भैया, संविधान सभा की स्थापना की गई थी कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पे। याद आ गया, सी इज द राइट आंसर। कैबिनेट मिशन के बाद ही तो बनी थी संविधान सभा, बिल्कुल 66.91। रिवीजन करो भैया, रिवीजन का खेल है पूरा का पूरा। ओके, सवाल देखो, बहुत आसान सवाल है ये। देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैंने पूछा था ना, तुमसे बताया भी था। सवाल है, भारत के संविधान निर्माण के लिए सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार किसने दिया? बताओ, बहुत बड़ी बात है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में सबसे पहले किस पार्टी ने बात करी थी? हाँ जी, संविधान होना चाहिए हालांकि यहाँ पे, पर ठीक है, असेंबली भी बोल दिया तो ठीक है कि संविधान सभा के निर्माण के बारे में सबसे पहले किस पार्टी ने बात करी? पार्टी, पहली पार्टी कौन सी है सब जानते हो तुम। स्वराज पार्टी ने बोला था 34 में, कांग्रेस ने बोला था, मुस्लिम लीग ने बोला था, या सर्वदलीय सम्मेलन ने बोला था? भैया, संविधान सभा के बारे में पहली बार बात करने वाली पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? मैंने क्लियरली बोला था कि देखो सवाल आएगा है। बिल्कुल सही जवाब है इसका, दैट इज दी ऑल पार्टीज नहीं, मुस्लिम लीग नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं, इट वॉज दी स्वराज पार्टी। ए, याद रखना, ए इज दी राइट आंसर, है ना? आसान सवाल है, आसानी सवाल था। 84.96, बहुत बढ़िया। अगला सवाल सुन, सवाल ध्यान से देखना, सवाल क्या बोल रहा है। वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? संविधान सभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन है? फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन पूछ रहा है, वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन। सुनिएगा ध्यान से, इसके बारे में बात की जा रही है। वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन, वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन। अब जानते से आप कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी इलेक्टेड हैं, है ना? ये नोट करना, सी इज दी राइट आंसर। इसमें भी गड़बड़ कर दी, इलेक्टेड पूछा था। इलेक्टेड मतलब जिनका इलेक्शन हुआ है, नॉमिनेटेड नहीं थे। इलेक्टेड लिखा नहीं था यहाँ, इलेक्शन के बाद जो आए थे। इलेक्शन हुआ था, पहले चेयरमैन कौन थे, इलेक्शन के बाद पूछा। फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन पूछा है बेटा। सिन्हा साहब का इलेक्शन थोड़ी ना हुआ था, है ना? याद रखना, ये तो दिक्कत है, याद रखिएगा, गड़बड़ हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं। अगला सवाल ये देखो, ये पीवाईक्यू है तुम्हारा, ठीक है। हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? प्रियम्बल जैसी कोई चीज संविधान सभा के सामने किसने रखी थी? सवाल घुमा के पूछ लिया है। एग्जैक्टली प्रियम्बल नहीं, प्रियम्बल जैसी कोई चीज संविधान सभा के सामने इनमें से किस नेता ने रखी थी तीसरी मीटिंग में? भाई इतनी बड़ी हिंट भी दे दी, अब तो तीसरी मीटिंग बोल दिया मैंने। ये प्रियम्बल जैसी चीज संविधान सभा के सामने किस नेता ने रखी थी? बिल्कुल सही जवाब, वो कौन थे? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। देखो ये गड़बड़ मत करना बेटा, ना वही मैं चीजें कह रहा हूं कि सवाल आसान होते हैं पर हम कई बार गड़बड़ कर देते। ए इज दी राइट आंसर। 64.64, कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुमने ट्राई किया। अगला सवाल आसान, देखिए ध्यान से, समय लो सवाल को देखने में, पढ़ने में। बहुत आसान सवाल है ये। सवाल भी प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है एग्जामिनेशन के अंदर। दिस क्वेश्चन हैज बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर एग्जाम्स। तो बताइए सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल किस बारे में बात कर रहा है? देखो ध्यान से, हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक टू फ्रेम द
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान को बनाने में संविधान सभा को कितना समय लगा? अभी हमने बात करी थी, मैंने वही बोला कि आज भी जिसने पढ़ा है ना वो बता देगा, आज की क्लास से ज्यादा क्वेश्चन है। हम सब जानते हैं संविधान सभा को समय लगा था यहाँ पर 2 साल 11 महीने 18 दिन। ए इज द राइट आंसर। इस सवाल का सही जवाब है 96.71। बहुत बढ़िया। अगला सवाल संविधान सभा को लेकर ही है। ओके, अरे भाई साहब ये देखो, ये भी बताया था मैंने, देखते हैं कितने बच्चे ध्यान रखेंगे। Who among the following was the chairman of the Union Constitution Committee? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे? यूनियन, समझ जाओ सवाल क्या पूछ रहे हैं। Who was the chairman of the Union Constitution Committee? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे? 1 मिनट देना मेरे को। हाँ बेटा, हेलो, हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही बात है। कौन था? याद रखिएगा, हम बात कर रहे हैं यहां पर यूनियन, जब भी बात आए तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। याद आ गया? यूनियन के बारे में बात करी थी हमने। सी इज दी राइट आंसर। 84.5%। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के अंदर 2 से 3 बार पूछा गया है, नोट करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। Who was the constitutional advisor of the formation of the constitution? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? याद रखिएगा, लीगल एडवाइजर आप इन्हें कह सकते हैं। लीगल अभी पढ़ा था हमने। सुनिए ध्यान से, सवाल काफी आसान है। Who was the legal advisor? सुनिएगा ध्यान से, सवाल क्या पूछ रहा है। Who was the legal advisor of the Constituent Assembly? संविधान सभा के लीगल एडवाइजर कौन थे? संविधान सभा के लीगल एडवाइजर कौन थे? बिल्कुल सही जवाब है आपका। देखो हम सब जानते हैं वो थे आपके बेनेगल नरसिंह राव साहब, दैट इज दी बी एन राव। सी इज दी राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। देखो सवाल ऐसे ही है। 68.04% बच्चों का जवाब सही है। अब ये बताओ, ये सवाल थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है तुम्हारे लिए, पर ये हमने बात करी। अरे यार ये क्या हो गया? पोल नहीं चल रहा, पोल नहीं चल रहा है। 1 मिनट दीजिएगा मुझे, ट्राई करके आते हैं। पोल नहीं चल रहा है, देखते हैं। कुछ इशू आ गया यार, क्या करें, क्लास टेस्ट की है, अब पोल भी नहीं चल रहा है। 1 मिनट दो बच्चा मेरे को, है ना। 1 मिनट में कुछ ट्राई करता हूं, कुछ नई चीजें। ये भी नहीं चल रहा है पोल, ये तो क्लास बंद करने का है। चल जा भाई पोल। पोल नहीं चलेगा तो फिर कैसे मजा आएगा? टेक्निकल इशू ज्यादा ही आ रहा है। हाँ बेटा 1 मिनट देना बेटा, ना 1 मिनट देना। कुछ सवाल अपन और करते हैं। पोल है ना, हमारे जो सर है साहिल सर, वो थोड़ा सा आपकी मदद करने के लिए आ रहे हैं, है ना, तो मैनुअली कर देंगे वो ऑन। 1 मिनट देना बच्चा, है ना, 1 मिनट दे देना बस। हाँ बच्चा मेरी वॉइस आ रही है? चलो बेटा, कुछ टेक्निकल इशू ज्यादा आ गया है तो चीजें हो नहीं पाएगी। स्टिल कोई बात नहीं, अपन ने आज जितना करा वो चीजें क्लियर होगी। आई होप तुमको जितना करा वो चीजें क्लियर होगी, है ना, बिकॉज टेक्निकल इशू यार, मैं भी कुछ कर नहीं सकता उसमें। व्हाट आई कैन डू, मेरे हाथ में तुमको पढ़ाना है, बाकी मेरे हाथ में नहीं होती चीजें। तो अपन ट्राई करेंगे रिजॉल्व करने के इस इशू को, ताकि अगले लेक्चर्स में तुमको इशू ना हो। हाँ जी, मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रही है अभी? चलो ठीक है बेटा, तो चलो ध्यान रखो। अब क्या कर सकता हूं मैं भी, जितने सवाल करे आई थिंक वो सवाल समझ में आए। देखो कुछ सवाल है ना मैं इसके अंदर दे रहा हूं, तो जो बचे हुए सवाल है वो तुम देख लेना, ठीक है बच्चा? बचे हुए सवाल एक बार देख लेना,
ठीक है बेटा, बिकॉज ये हो नहीं पा रहा है, कुछ शायद इशू आ गया होगा। तो बचे हुए सवाल तुम देख लेना एक बार कि जो भी चीजें हैं उसको चेक कर लेना, चेक करने के बाद उसको तुम एक बार सॉल्व कर लेना। और माफी चाहता हूँ यार, आज टेक्निकल इशू के कारण देखूं एक बार और हो चल जाए तो। चला है। चलो एक सवाल, चलो कम से कम तुम्हारे वो लोग तो बता दो, इतना तो पता लग जाएगा कि कौन थे। अरे भाई चलो, कम से कम ये तो पता लग गया। शशांक सिंह 11 में से 11, अभिषेक है, हर्षित है, अमन यादव है, ये सारे भैया टॉप 10 तो चलो कम से कम दिख गए मेरे को, है ना। कम से कम टॉप 10 दिख गए, ये चीज अच्छी हुई, बहुत बढ़िया। चलो कम से कम टॉप की जिनने मेहनत करी, बाकी ने भी देखो जिसके कम भी आए ना, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट तुम लोगों ने मेहनत करी बच्चा, कोई दिक्कत नहीं।